अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में किया गया। इस महोत्सव में विशेष रूप से 26 नवंबर को रफी साहब को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रफी साहब के बेटे शाहिद रफी, शर्मिला टैगोर, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, सुभाष घई जैसे महान दिग्गज कलाकार मौजूद थे। इस महोत्सव में सभी कलाकारों से रफी साहब के बारे में कई तरह के प्रश्न पूछे गए, जैसे कि रफी साहब के साथ काम करते हुए उनका अनुभव कैसा था। सुभाष घई साहब ने और शर्मिला टैगोर जी ने रफी साहब को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। शाहिद रफी जी ने भी बताया कि एक पिता के तौर पर और एक गायक के तौर पर उनके पिता उनके लिए क्या मायने रखते थे। रफ़ी साहब, हमारी अम्मा नहीं चाहते थे कि कोई भी औलाद उनकी इस इंडस्ट्री में आए। उसकी वजह यह थी कि अब्बा ये चाहते थे कि अगर कोई भी मेरी औलाद आए तो या तो मेरे बराबर आए या तो मेरे से बढ़कर आए। वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी औलाद मेरे से नीचे आए। तो दिस वाज हिज थॉट। तो खैर, बाप तो बाप होता है। तो एंड जब भी उन्होंने ये महसूस किया कि कोई भी बच्चा कोशिश कर रहा है या अपना इंटरेस्ट ले रहा है इस इंडस्ट्री में आने की, तो सीधा बचपन ही में ही हम लोग को लंदन भेज देते थे, वहीं पे पढ़ो, वहीं पे रहो। तो आधी ज़िंदगी हमारी लंदन में गुजर गई है। अब्बा के इंतकाल के टाइम पे मैं आ गया था यहाँ पे। मॉम वॉज ऑल अलोन, अकेली थी वो। तो मैं रह गया यहाँ पे, बाकी सब भाई सब मेरे लंदन में हैं। तो मुझे बाद में लोग कहते थे, बच्चे ऐसे ही अपना महफिल में बैठते थे तो बोले कि अपने यार इतने फेमस फादर हैं। उस वक्त तो हम लोग यकीन करना कि डैड के टाइम पे हमने कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारा बाप इतना बड़ा है। आप यकीन करिए, व्हेन ही वाज अलाइव, कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो, क्योंकि हमने उनको वो नज़र से देखे नहीं थे। हमने उनको एक नज़र, अपने एक पिता की नज़र से देखे थे, एक वालिद की नज़र से देखे थे, एक बाप की नज़र से देखे थे। वी नेवर थॉट कि हमारा अपना बाप बहुत बड़ा सिंगर है या कुछ ऐसा। वी रियलाइज दैट, मतलब हमारे को वो एहसास हुआ जब वो चले गए। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ और लोगों ने जिस तरीके से मोहब्बत जाहिर किया हमारे सामने रफ़ी साहब के लिए, तब हमने महसूस किया कि यार हमारे अब्बा इतने बड़े थे। बिलीव मी, आई मीन दिस वाज आवर रिएक्शन, नॉट ओनली माइन, मेरे घर वालों में सब मेरे भाई बहन ये बोलते थे, अरे अब्बा इतने बड़े थे। मतलब इतना कभी होता नहीं था, बिकॉज वी जस्ट थॉट, यही सोचते थे कि वो हमारे पिता हैं। एंड वी रिस्पेक्टेड हिम एज अ फादर, नॉट एज अ ग्रेट सिंगर। तो मे बी वो तालीम और वो जो माँ बाप ने हमको जो सिखाए, वो शायद अपना दैट केम इन टू अस, दैट वाज इट। आपकी मॉडेस्टी है और मैं क्या बोल। खास तौर पर जब सोनू निगम साहब से पूछा गया कि रफी साहब को लेकर उनके विचार क्या है, तो इस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो रफी साहब से ही सीखा है, क्योंकि उनके घर में उनके माता पिता भी स्टेज पर रफी साहब के ही गीत गाया करते थे। सोनू निगम जी ने बताया कि आज के दौर में तमाम तरह के रेफरेंस हैं जिन्हें सुनकर आज के गायक गायकी की बारीकियां सीख सकते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था और रफी साहब ने अपनी मेहनत और परिश्रम के दम पर अपनी ये अलग पहचान बनाई थी जिसको आज के गायक फॉलो कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सोनू निगम जी ने रफी साहब के बारे में क्या कहा। सुभाष जी के साथ बैठा था तो उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें आपके लिए बताई कि कैसे आप अपने एक्सप्रेशंस को इम्प्रोवाइज करते हैं, और आपके सारे कदरदान यहाँ हैं। इन द लाइट ऑफ मोहम्मद रफ़ी, द सोनू निगम एज ए प्लेबैक सिंगर। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही हैं वो। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है ना, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। तो मैंने उनको वैसे ही प्यार किया और मेरी जर्नी की शुरुआत अनुराधा जी ने देखी हुई है और शी इज़ द विटनेस टू मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में जब मैं आया था यहाँ पे। तो मैं पहले से ही हमारे माता और पिता ने
हमको रफ़ी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई फरिश्ता है, न केवल गाने के बारे में लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था, तब मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी ख़ास पर्पस से आए थे। इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ कहाँ, ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरे म्यूज़िक को सुना है वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और ख़ास तौर से रफ़ी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो रफ़ी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं, हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज़ थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग। इन लोगों के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो ये जो किया ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए। गज़ल गा रहे हैं तो गज़ल का ठहराव आना चाहिए। भजन गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हिंदू पंडित बैठ के भजन गा रहा है। और जब हमद और नाद गाएंगे या कव्वाली गाएंगे लगेगा पक्का मुसलमान ऐसे गा रहा है, अपने मौला के लिए, अपने अल्लाह के लिए गा रहा है। तो ये बंदे अलग ही थे। ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे। द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था। सो रफ़ी साहब ने गानों में अदायगी लाने का जो चलन था ये पहले सर्वप्रथम वही थे। उसके पहले लोग बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही प्यारा गाते थे। सैगल साहब को तो मैं बोलता हूँ द ग्रैंड फादर ऑफ प्लेबैक सिंगर्स। सब उनके ही, मतलब वो एक वृक्ष हैं और सब उनकी टहनियों की तरह निकले हैं। सब ने उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीखा है। रफ़ी साहब फिर सब अपने अपने अलग बन गए। किशोर कुमार जी अलग बन गए, मुकेश जी अलग बन गए, रफ़ी साहब अलग बन गए। रफ़ी साहब ने जो रास्ता पकड़ा वो था गाने में अदायगी का। आपको पता चल जाता था, अगर आपको लैंग्वेज भी ना पता हो, उर्दू हिंदी नहीं पता हो, तो भी आपको पता होगा ये गाना सैड है, ये गाना खुशी है, यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही होगी पक्का, कोई लड़की के बारे में कोई खास बात हो रही है, ये गाना शायद किसी बात से रो रहा है आदमी, क्या इसकी बेटी विदा हो रही है, क्या ये ऐसा हो रहा है क्या कुछ। तो ये अगर आपको शब्द ना पता हो, गाने वाले की गायकी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये रफ़ी साहब ने किया सबसे पहले।